ज्यादा हेल्प सपोर्ट करती है। सो भाव, कौन कौन से भाव हैं धन के, कौन सी राशियां हैं, और ऑफ कोर्स कारक। तो कुंडली आप कभी भी किसी भी मैटर से देखेंगे तो यही तीन चार चीज इंपॉर्टेंट है, हाउस, हाउस लॉर्ड, राशि, कारक। तो ये हम लोग देखेंगे कि फाइनेंस रिलेटेड ये कहाँ कहाँ क्या क्या बन रहा है, ठीक है। फिर जो भी हाउस लॉर्ड्स हैं, जो वेल्थ के लॉर्ड हैं, वो 12 घर में कैसा रिजल्ट दे रहे हैं। क्योंकि देखिए पैसा, अभी हम लोग बात कर रहे थे, कमा तो हम लोग सभी रहे हैं, लेकिन यहाँ पे जब हम धन की बात कर रहे हैं ना, तो वी आर टॉकिंग अबाउट एक्सट्रीम वेल्थ और एक्सट्रीम लॉसेस एज वेल। तो ये कोर्स से एक आपको ये गाइडेंस मिलेगा कि किस तरफ हम अपना फोकस करें। जैसे यहाँ पे कुछ स्टूडेंट्स हैं, उनका मेन वर्क कुछ है लेकिन एस्ट्रोलॉजी में इंटरेस्ट है। हो सकता है आगे जाके वो एस्ट्रोलॉजी को ही एक माध्यम बना ले, लेकिन एस्ट्रोलॉजी से वो कमा सकते हैं या नहीं वो पता होना चाहिए। तो वो पता चलेगा कि कहाँ हम अपना फोकस करें। क्योंकि स्पेशली जब बच्चे 10th 12th में रहते हैं, 10th ग्रेड में रहते हैं, तो कहाँ उनको फोकस करना चाहिए जहां से वो ज्यादा से ज्यादा वेल्थ टैप कर सके। कुछ कुंडलियों में रहता है इनहेरिटेंस। कई बार हम देखते हैं माता पिता के पास बहुत पैसे हैं लेकिन फिर भी उन्होंने बच्चों को नहीं दिया, तो इनहेरिटेंस का योग है या नहीं। वैसे ही एकदम से किसी के लॉटरी लग गई, या कोरोना में हमने देखा कुछ लोग एकदम धनवान बन गए, तो उस तरह का क्या कोई योग है कुंडली में। वैसे ही अब जैसे डाउरी है, तो डाउरी भी एक अनअर्न्ड मनी है, क्योंकि वो किसी और का पैसा है जो मिलता है, तो क्या उसका कोई योग है। बेसिकली एक एक है जो हम कमाते हैं, एक है जो हमको बैठे बिठाए मिल जाता है। तो वो दोनों हम लोग देखेंगे। So we will see how we can put our potential to earn money, and also we will see is there any scope कि हम हमारे पास अपने अपने पुरुषार्थ के अलावा भी कहीं से पैसा आ रहा है क्या। तो ये पता चलेगा हमारे धन के जो भाव है वो कहाँ बैठे हुए हैं। फिर तीसरा है पैसे तो आ गए, अब उसको हमको इन्वेस्ट करना है, बढ़ाना है पैसों को। तो वो इन्वेस्टमेंट का टाइमिंग, टाइमिंग बहुत इंपॉर्टेंट है एस्ट्रोलॉजी में। तो इन्वेस्टमेंट कब करें, करें या नहीं करें। कई बार हम देखते हैं प्रॉपर्टी में एक एक दो दो करोड़, पांच पांच करोड़ फंसे हुए हैं। तो इज दैट करेक्ट कि आप वहां पे इन्वेस्ट करें, या शेयर मार्केट, गोल्ड वैसी जगह पे करें। तो वेयर टू डू इन्वेस्टमेंट, और टाइमिंग की कब करना है। अभी कल ही किसी ने पूछा कि 2 दिन पहले किसी ने पैसे लिए और वो फंस गई। अब अगर आप देखेंगे तो 3 4 दिन पहले ही अमावस्या था। दैट इज अ वेरी रॉन्ग डे टू डील इन सच थिंग्स। तो वी विल सी कि कौन से टाइम ठीक रहता है। आई एम नॉट सेइंग कि मैं पंचांग और मुहूर्त पढ़ाऊंगी इसमें, लेकिन कुछ कॉम्बिनेशंस बताऊंगी कि कब हमको इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, दशाएं देख। धन योग है या नहीं, तो ये कुछ राजयोग, धन योग, ये सब देखेंगे। एंड एट द सेम टाइम कि कुछ लोग आएंगे पैसे नहीं आ रहे हैं, पैसे नहीं आ रहे, तो क्या कोई दरिद्र योग है कुंडली में। अगर ऐसा है तो फिर वी हैव टू टेल देम, और दे हैव टू बी केयरफुल कि अपनी सेविंग जो भी, देखो कमा तो सभी रहे हैं, तो कितना कमा रहे हैं वही इंपॉर्टेंट है। और अगर दरिद्र योग जैसा कुछ दिख रहा है हमको, तो हमको वो बताना पड़ेगा। लॉसेस हैं, लोन है, बैंकरप्सी है, ये सारी चीजें हम लोग कवर करेंगे। और आई एम नॉट सेइंग कि हर चीज की रेमेडी होती है। करोड़ों रुपए आपने लोन ले लिया और या किसी को दे दिया और वो वापस नहीं आ रहा है, तो एक रेमेडी से वो कंप्लीट हो जाए, क्योंकि एस्ट्रोलॉजी इज कंप्लीटली कर्मा फैक्टर, है ना। तो कुछ रेमेडीज मैं आपको जरूर बताऊंगी। अगर हेल्प हो सकता है तो वो जरूर वो रेमेडीज हेल्प करेंगी, सो दैट आई विल टेल। एंड एग्जाम्पल चार्ट्स तो हम लोग लेंगे ही, विद लॉट ऑफ एग्जाम्पल चार्ट्स। क्वेश्चन आंसर सेशन रहेगा एंड में। तो एक डेमो देने के लिए, व्हाट आर द इम्पोर्टेंट हाउस वेल्थ का, कौन कौन से है, 2nd and 11th। एस्ट्रोलॉजी में ऐसा कभी भी नहीं होगा कि एक ही घर से, एक ही प्लैनेट से हमको कुंडली पता चल जाए। तो मेन घर है 2nd and 11th। सेकंड हाउस को बोला जाता है संचित धन। जैसे सेकंड हाउस क्या है, धन, वाणी, कुटुंब। वाणी बहुत बड़ा धन है, कुटुंब बहुत बड़ा धन है,
और धन है ही, तो संचित धन जो हम संचय करते हैं। और 11वां घर क्या है? लाभ। तो लाभ हमको कहाँ से मिलेगा? तो सेकंड एंड 11th हाउस लाभ है, जो मटेरियलिस्टिक लाभ है। तो वो लाभ हमको कहाँ से मिलेगा? जैसे एक स्मॉल सा मैं आपको एग्जांपल देती हूँ। 11वां घर का स्वामी 8वें घर में बैठा है, 11th लॉर्ड इन 8th हाउस। बहुत सारे ज्योतिष ऐसा बोल सकते हैं लाभ नहीं होगा क्योंकि दो स्थाना में चला गया। लेकिन क्या हम इसको ऐसे देख सकते हैं कि वो लाभ एस्ट्रोलॉजी से मिल रहा है? क्योंकि एस्ट्रोलॉजी इज 8th हाउस, राइट? तो हो सकता है लाभ वहां पे छुपा हुआ है जो आप ढूंढ नहीं पा रहे हैं, बट उसके लिए धन योग होना पड़ेगा। अगर धन योग है ही नहीं, दरिद्रता है, तो वो लाभ नहीं मिलेगा। वो भी गलत नहीं है ज्योतिष। लेकिन ये भी एक पॉसिबिलिटी है कि कोई रिसर्च करके, या कोई गड़ा धन, क्योंकि 8th हाउस शोज गड़ा धन, तो उसके लिए फिर कारक अलग अलग हो जाएंगे। सपोज 11, जैसे कन्या लग्न की कुंडली है, यहाँ पे 11वां हाउस का लॉर्ड बनता है चंद्रमा। चंद्रमा आ गया 8वें में। वैसे चंद्रमा का 8वें में जाना बिल्कुल अच्छा नहीं है, बट इट इज अ वेरी गुड कॉम्बिनेशन फॉर एस्ट्रोलॉजी और ऑकल्ट साइंस। आप लोगों की कुंडली में भी हो सकता है कुछ लोगों का चंद्रमा 8वें में हो, क्योंकि ये दिखलाता है कोई ऐसा गूढ़ रहस्य की पढ़ाई करना। ठीक है। और 8वें घर में कोई भी प्लैनेट बैठा है तो कहाँ दृष्टि डालेगा? दूसरे घर में, जो कि धन का घर है। तो ये कॉम्बिनेशन बन गया। तो इट इज वन ऑफ द कॉम्बिनेशन। फिर सपोर्टिव, क्योंकि एक, जैसे बोला, एक ही चीज से तो देखा नहीं जाता है। तो 5 9 जो हमारे ट्राइन हाउस है, जिसको बोला जाता है त्रिकोण या लक्ष्मी स्थान, तो लक्ष्मी स्थान का सपोर्ट होना जरूरी है धन को संचय करने के लिए या लाभ करने के लिए। तो हम लोग, और उसके ये हो गया हमारे हाउसेस। फिर उसके लॉर्ड्स, तो वो हो गए प्लैनेट्स। और फिर आते हैं कारक की बात। दो सबसे इंपॉर्टेंट कारक है, गुरु एंड वीनस, शुक्र, ये दोनों। लेकिन अब ये दोनों मान लीजिए बस उच्च के कहीं बैठे हैं, या कहीं केंद्र त्रिकोण में बैठे हैं, तो उससे तो हेल्प मिल ही रहा है। बट उन दोनों का एक दूसरे के साथ का संबंध कैसा है? तो संबंध हम कुंडली में पढ़ते हैं, द्विद्वादश है, समसप्तंग है, समसप्तक है, त्रि एकादश है, और षडाष्टक है। तो अगर खराब संबंध बन रहे हैं तो वो कहीं ना कहीं हिट करता है धन के लिए। और जब उनके भी संबंध अच्छे हैं, तो जो हम लोग बोलते हैं ना ह्यूज वेल्थ, तो ये सारे घर, ये कारक, टाइमिंग, ये सब जब सपोर्ट करेगा तभी ह्यूज वेल्थ आएगा। और कभी ऐसा होता नहीं है कि एक आदमी बचपन से लेके बुढ़ापे तक बस कमाता ही जाए और उसके पास आते ही जाए। वो टाइमिंग रहता है। तो वो टाइमिंग हम देखेंगे। अब ये कल के उसमें वीडियो में मेरा है, ये कल का ही कुंडली है। एक बार मैं रिकैप करती हूँ, और इसके अलावा भी आज मैंने एक दूसरा हॉरोस्कोप भी लिया है, बट इसको एक छोटा सा रिकैप करके दिखाती हूँ। यहाँ पे कर्क लग्न की कुंडली है, कल अक्षय तृतीया थी, और 12:30 बजे की कुंडली है, ये मुंबई। तो कर्क लग्न की कुंडली बनी, और योग कारक मंगल अपने प्रथम हाउस में है। तो अब यहाँ पे आपको दिखेगा मंगल नीच का है, डेफिनेटली मंगल नीच का है, लेकिन मंगल यहाँ पे केंद्र यानी कि 10वें घर, और त्रिकोण यानी कि 5वें घर, ये दो घर का स्वामी बन के पहले घर में गया है। नीच का है, लेकिन यहाँ पे नीच भंग हो रहा है। तो जैसे मैंने बोला, कुछ कॉम्बिनेशन और योग पढ़ाऊंगी, तो वो नीच भंग भी मैं आपको पढ़ाऊंगी कि नीच भंग कैसे होता है। दो कॉन्सेप्ट है, एक नीच भंग और एक नीच भंग राजयोग। तो यहाँ पे नीच भंग तो डेफिनेटली हो रहा है। फिर मंगल योग कारक प्लैनेट फर्स्ट हाउस में। सेकंड हाउस जो है वहां पे साइन हमारी है सिंह, लियो साइन है, जो कि धन का स्वामी। ठीक है। धन भाव लियो में है। और धनेश कौन है? सूर्य, क्योंकि सेकंड का जो लॉर्ड होगा वो धनेश होगा। हर कुंडली के लिए जो भी सेकंड हाउस का लॉर्ड है, वो लॉर्ड ऑफ सेकंड हाउस बोल दीजिए, लॉर्ड ऑफ वेल्थ बोल दीजिए, या धनेश बोल दीजिए। तो धनेश सूर्य कहाँ बैठे हैं? 10वें घर में। तो ये हाउसेस फिक्स्ड होता है। आई होप आप लोगों को ये पता है कि ये जो भी हाउस है ये फिक्स्ड है। ये पहला घर, ये दूसरा घर, फिर तीसरा, फिर चौथा। जैसे जैसे राशि बढ़ रही है वैसे हम काउंट घर को करते हैं। राशियां हमेशा बदलेंगी, घर कभी नहीं बदलेंगे नॉर्थ इंडियन कुंडली में। तो पांचवा, छठा, 7 8 9 10, मतलब ये
10 नंबर की राशि नहीं है, यहाँ 10वां घर है। तो धनेश सूर्य हमारे 10वें घर में विराजमान है। और सूर्य कौन सी राशि में है? मेष राशि में है, एरीज में है। यानी कि ये बहुत बलवान सूर्य है। क्यों? क्योंकि ये उच्च के भी है, और साथ ही में ये 10वें घर में डायरेक्शनल स्ट्रेंथ भी इनको मिलता है। तो हर कुंडली में प्लैनेट का डायरेक्शनल मतलब प्लैनेट की जो स्ट्रेंथ होती है वो कैसे काउंट की जाती है, उसके अलग अलग तरीके हैं। उसमें से एक होता है डायरेक्शनल स्ट्रेंथ। तो हर कुंड, जैसे गुरु को डायरेक्शनल स्ट्रेंथ फर्स्ट हाउस में मिलता है, सूर्य और मंगल को 10वें घर में मिलता है। तो सूर्य ना सिर्फ उच्च के हैं, ना सिर्फ धनेश है, इनको डायरेक्शनल स्ट्रेंथ भी मिली हुई है। तो धनेश यहाँ बहुत स्ट्रांग है। अगर इतना दिमाग नहीं लगाना है तो सीधा सीधा षटबल देखिए, यहाँ पे सूर्य सबसे स्ट्रांग है। तो ये भी पूरा मैथ्स से ही कैलकुलेट होता है, मैजिक फिगर कुछ नहीं है। नवांश में सूर्य कैसा बैठा है, कौन कौन सा स्ट्रेंथ मिल रहा है, चेस्ट बल, ऐसे 6 तरह के बल होते हैं और उससे ये पता चलता है। तो यहाँ पे सूर्य स्ट्रांग है। अब हमने क्या बात की थी? 11वां घर। 11वें घर में दो बहुत ही शुभ प्लैनेट बैठे हैं, क्योंकि चंद्रमा भी पक्षबली हो गया, सूर्य से दूर जा रहा है, और गुरु तो बेनिफिक प्लैनेट है ही। तो दो बहुत